वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई 11 स्टूडेंट्स कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बता दो, ह्यूमैनिटीज वाले, अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू करा है या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट तुम्हें एक अपडेट दे रही हूँ भाई। मैंने ना अपने चैनल पे चाहे 11 की पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो, पढ़ानी शुरू करा दी है। नीचे 4 प्लेलिस्ट गिवन है। हमारा जो 11th का फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आधा सिलेबस आ रहा है, हाफ आ रहा है या फुल आ रहा है, नो। तो ये फर्स्ट टू लेके लास्ट तक हर चैप्टर आपके पेपर में आने वाला है। तो उसके लिए जो भी बच्चे सीरियस है आज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर जो चाहते हैं कि नहीं दीदी हमें 11 में एक अच्छा स्कोर लाना है, हमें बर्बाद नहीं करनी है क्लास 11, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, दिस सीरीज इज़ फॉर यू स्पेशली। कि 11th को लोग ना कई बार कंसिडर नहीं करते हैं 11th क्लास में, और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की तो मैं बात ही क्या करूँ कि कोई ध्यान ही नहीं देते अच्छे से। बट आई एम हेयर फॉर यू ऑल फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ईयर्स में ह्यूमैनिटीज़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर को। इसके नोट्स मिलेंगे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के आपके ह्यूमैनिटीज़ के हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स टोटली फ्री आपको मिल रहे हैं मेरी आईडी से। और नेक्स्ट चीज़ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे को चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं जो हमारे चैप्टर को हमारे दिमाग में और सॉलिड कर दे। उसके लिए मेरा एक नया चैनल मैंने स्टार्ट करा जिसका नाम है सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज़, ओनली फॉर हमारी ह्यूमैनिटीज़ फैमिली के लिए। तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करूँगी। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इतना लंबा चैप्टर की स्टार्टिंग में इसलिए दिया है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इस पॉलिटिकल साइंस का। तो आई वॉन्ट आप लोग बहुत ध्यान से इसे पढ़ो और इसके नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स की तुम्हें कोई टेंशन ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। और चैप्टर शुरू करने से पहले हर बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम बताना है और ये बताना है पहला चैप्टर पढ़ लिया या फिर नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। मेरे से पढ़ोगे तो देखो कुछ मुश्किल तो लगेगा ही नहीं तुम्हारे को, ठीक है? बोरिंग भी नहीं लगेगा ना मुश्किल लगेगा। एवरीथिंग विल बी लाइक पीस ऑफ केक। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं। तो भाई आज हमने पढ़ना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के बारे में। इससे पिछले चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस पढ़े थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, कभी एक्सीड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये रोल है। बट कॉन्स्टिट्यूशन का खाली काम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनाना और डिफरेंट पावर्स को, ऑर्गन्स को पावर देना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम उनकी पावर को लिमिट करना भी होता है। और इंडिया के सिटीजन्स के या किसी भी देश की अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका ये काम भी होता है कि वो उनके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इट इंश्योर्स इंडिया रिमेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हर सिटीजन को उसका बेसिक राइट मिलेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 पढ़ेंगे अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स गिवन है। जिसमें क्या गिवन है? हमारी फंडामेंटल राइट्स, जिनके लिए हम ठोक बजा के कह सकते हैं कि अगर इन पे आ जाए तो वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट, कि भाई इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ हमारे पास एक राइट है कि वी आर इंडियन और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। वी हैव राइट टू इक्वालिटी। अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने लगे कि तुम इस जेंडर के हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कलर के हो, तो तुम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। वाई? बिकॉज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें राइट टू इक्वालिटी गिवन है कि नो मैटर आप कौन से कास्ट, कौन से कलर, कौन से जेंडर के हो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे साथ अनफेयर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। वी हैव दिस राइट टू इक्वालिटी। तो ये राइट टू इक्वालिटी हमें कैसे मिली, क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये सब हम इस वाले टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते हैं अपने एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से। जैसे ये नोट्स है वैसे ही नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना देखो, हमारी एनसीईआरटी में हमें 2 एग्जाम्पल केसेस दे रखे हैं, ठीक है, जिसको हमें समझना है। पहला हमें बता रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, कि भाई ये राइट्स जो है क्यों चाहिए आपको। आप एक देश में नॉर्मली रह लो, तुम्हें राइट्स क्यों चाहिए एक देश में रहने के लिए? क्योंकि राइट्स ही हैं जो हमें फ्रीडम देते हैं, राइट्स ही हमें डिग्निटी देते हैं और हमारे इंटरेस्ट को संभाल के रखते हैं। अभी आप देख रहे हो हमारे देश में क्या चला अभी, ठीक है, चल रहा है दैट स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा, ठीक है, और अपनी मांग सामने रखी पीसफुली। वो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा एक हक है, तभी तो हम रख पाए उसको। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करती है कि अगर तुम्हारे साथ अनफेयर कुछ हो रहा है, कुछ अनजस्ट हो रहा है, तो तुम्हारे को परमिशन है कि तुम ये बात सामने लेकर आ सकते हो। तो यही काम है हमारे राइट्स का कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे को एक सिस्टम देते हैं जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा पाए। दिस इंश्योर दैट नो वन इज ट्रीटेड अनफेयरली और
एक्सप्लॉइटेड। तो राइट्स का काम क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे साथ कुछ अनजस्टिस ना हो, या फिर जो है हमारे साथ में जो है एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अब हमें 2 केस बता रखे हैं जहाँ पे कुछ लोगों के साथ देखो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। पहला केस बताया 1982 के एशियन स्कीम का, जहाँ पे बहुत सारे पुअर वर्कर्स काम कर रहे थे और वो स्टेडियम्स और फ्लाईओवर्स बना रहे थे और उनको ऐसी कंडीशंस में काम कराया जाता जो बहुत ही भयानक थी। चलो ठीक है, पैसा दे दो, पैसा भी बहुत कम दे रहे थे। मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने फिक्स की थी कि एक मजदूर को इतना देना है, उससे भी कम दे रहे थे। तो एक सोशल साइंटिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भर दिया, यानी कि केस कर दिया, और उन्होंने बताया कि लोगों को इतनी कम सैलरी मिल रही है, उन्हें बेगार करना पड़ा, यानी कि फोर्स लेबर, यानी कि फ्री में उनसे काम करवाया जा रहा है और उनकी वर्किंग कंडीशन भी गंदी है। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है कि अगर कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई तुम्हारे से ज़बरदस्ती काम करा रहा है बिना पैसे दिए, या गलत वर्किंग कंडीशंस में काम करा रहा है, तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तुम वो ना करो। और अगर कोई तुम्हारे से ऐसा करा रहा है तो उस पर केस होगा। तो ये बात खड़ी किसने करी? एक सोशल एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट करा और गवर्नमेंट को कहा कि नहीं भैया, वर्कर्स की मिनिमम वेजेस दो। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे को प्रोटेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट होने से बचाता है और फेयर ट्रीटमेंट देता है। अब एक और केस है जहाँ पे किसी ने अगर मदद नहीं करी तो भाई हमारे एक इंसान की ज़िंदगी जो है ऑलमोस्ट ख़राब हो गई। मछाल लालुंग, ठीक है, ये 23 साल का आदमी था, असम का, और इसको अरेस्ट कर लिया गया था कि इसने कुछ सीरियस इंजरीज करी हैं। एज ही वॉज मेंटली अनफिट ही वॉज सेंट टू अ मेंटल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। वो थोड़े से दिमाग से अनफिट कहा गया उनको और कहा कि भाई इन्हें अभी पहले मेंटल हॉस्पिटल भेजो, फिर इनका कोर्ट में पेशी होगी, फिर इनका ट्रायल होगा, फिर इनको देखा जाएगा कि इन्होंने कोई जुर्म करा भी था या नहीं करा था। ऐसे ही तो होता है, अगर तुम्हारा किसी ने जुर्म करा है तो उसे पुलिस उठा के लॉकअप में रखेगी एक दिन के लिए, हद से हद। उसे पुलिस के ऊपर क्या जिम्मेवारी है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें कोर्ट ले जाना होगा, जज फैसला सुनाएंगे कि उन्होंने गलती करी है या नहीं करी है। गलती करी है तो जेल जाएंगे, गलती नहीं करी है तो बाहर आ जाएंगे। ये सिस्टम है हमारे यहाँ का। अब इनको जो है, जैसे इनको पकड़ा गया तो क्या सोचा गया कि भाई ये तो अभी मेंटली थोड़े इल हैं, तो पहले इनका इलाज कराया जाए। इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में गए। इलाज के बाद में डॉक्टर्स ने कहा अब ये बिल्कुल ठीक है, इनका ट्रायल कराओ। बट अथॉरिटीज़ ने सुना ही नहीं, कोई आया ही नहीं कि भाई इनको उठा के कचहरी लेके जाएं इनका ट्रायल कराने के लिए। एज अ रिजल्ट ये जुडिशियल कस्टडी के अंदर 54 ईयर्स तक विदाउट ट्रायल बैठे रहे। 54 ईयर्स तक वो बैठे रहे कि कोई मुझे छुड़ाने आएगा, मेरे को कभी कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोई नहीं आया। 2005 के अंदर इन्हें फाइनली रिलीज करा गया जब ये 77 ईयर्स के थे। 23 ईयर्स में ये जो है अरेस्ट हुए थे। 54 ईयर्स एक इंसान की लाइफ के ख़राब हो गए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ गई थी तब जाके ये बच पाए। तो इससे हमें लेसन क्या मिला? राइट्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इनजस्टिस एंड इंश्योर दैट हम सबको अनफेयर ट्रीटमेंट जो है ना मिले। तो देखो, अगर इनको अपने राइट्स पता होते, अगर इनके लिए कोई और आके खड़ा हो जाता, जैसे बाद में 54 ईयर्स बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर किसी ने ऐसा किया होता तो इनकी लाइफ बच जाती। चलो, अब इंपॉर्टेंस ऑफ राइट समझ में आ गई आपको कि एक केस ऐसा हुआ हमारा जहाँ पे एशियन गेम्स के वर्कर्स के साथ गलत हो रहा था, उनको तो इंसाफ मिल गया, बट जो है मछाल लालुंग को उनके तो 54 ईयर्स लाइफ के ख़राब हो गए। ठीक है जी, चलो अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे, बिल ऑफ राइट्स। मैं आपको सारे के सारे जो वो शॉर्ट बॉक्सेस हैं वो भी कराते रहूँगी। ये किस लिए है? जिससे हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, वो हमें ये बिल ऑफ राइट्स ही देता है। वो पेज जिस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है, वो जगह जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन है, जिसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता आसानी से, उसे कहते हैं हम बिल ऑफ राइट्स। तो अ डेमोक्रेसी मस्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी का काम क्या है? वो हर इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करे। देयरफॉर हर डेमोक्रेटिक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लिस्ट ऑफ राइट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स मतलब क्या? लिस्ट बना दी। एक राइट थोड़ी, हमारे बहुत सारे हैं ना, तो उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। सिंपल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स? 1 या 2 मार्कर में आएगा, ये लर्न कर लो। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल। बिल ऑफ राइट्स क्या है? लिस्ट ऑफ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करती है। ये गवर्नमेंट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम वायलेटिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल रेमेडी इफ़ दीज राइट्स आर वायलेटेड। और ये हमें लीगल रेमेडी भी, कि हमारे पास चांस है हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट जाए, अगर ये हमारे राइट्स कोई वायलेट करे तो। अब क्या ज़रूरत है इन राइट्स की? हमारे राइट जो है सफ़र हो सकते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल तुम्हें तंग करे,
तुम्हारे राइट्स को सफ़र करे, ख़राब करे, तुम्हें तंग करे, इक्वालिटी से ट्रीट ना करे, तुम्हें फ्रीडम ना दे, बंद करके रख ले तुम्हें, समथिंग लाइक दैट। या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तुम्हें जितना पैसा देना है वो नहीं दे रहे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तुम्हारे को, तो गवर्नमेंट का काम है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट का काम कैसे, हम जुडिशरी पे जाएंगे, हम वहाँ पे हमारे को केस पे हमारे को जो है सॉल्यूशन मिलेगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ही गलत काम करने लगे, तो भी हमारे पास बिल ऑफ राइट्स है, जिससे हम प्रोटेस्ट करके या बाकी मैकेनिज्म्स के थ्रू गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है जी, तो बिल ऑफ राइट्स समझ में आ गया कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बिल ऑफ राइट्स ही हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सोचा है कभी इनका नाम फंडामेंटल है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब समझेंगे हम इसमें। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया के लीडर्स ने डिमांड करा था राइट्स ऑफ द पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। हमने ब्रिटिशर्स के ज़माने से कहना शुरू कर दिया था भाई हमारे को राइट मिलना चाहिए, हमारे राइट्स हैं कुछ, हमें वो दो। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी और उन्होंने ये बिल ऑफ राइट्स डिमांड कर लिए थे पहले ही ब्रिटिशर्स से कि एज इंडियन सिटीजन्स हमारे पे भी कुछ राइट्स होने चाहिए, चाहे आप हमारे पे जो है कब्जा करके क्यों ना बैठे हो, और जब आप जाओगे तो भी हम उन्हें लागू करेंगे। बिल ऑफ राइट्स मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। देयरफॉर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसाइड करा कि हम इंक्लूड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे इन बिल ऑफ राइट्स को। अब फंडामेंटल राइट्स मीनिंग क्या है? फंडामेंटल मतलब पता है क्या है? फंडामेंटल मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। आज बैठ के मैं 4 राइट्स बना दूँ कि भाई मुझे ये राइट्स चाहिए, मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों ने बना दिए, मैंने अपने साथ में 50 करोड़ लोग इकट्ठे कर लिए इंडिया की ही, और हम सब ने मिलके बना दिया कि हमें ये राइट्स चाहिए, बट वो राइट्स तब भी राइट्स नहीं माने जाएंगे। वो राइट्स कब माने जाएंगे कि राइट्स है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। तो फंडामेंटल मतलब ही ये है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इसलिए वो फंडामेंटल है और उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता है। हमारा कोई फंडामेंटल राइट चेंज नहीं हो सकता है, होएगा भी अगर तो बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू सर्टेन राइट्स, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस। अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, वो कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पेजेस हैं, उनमें से जिनमें बाकी बातें लिखी हैं शायद हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट उनका कर सकते हैं कि भाई वो तो इतने सालों पुरानी बनी है कॉन्स्टिट्यूशन, 50 साल होने वाले हैं उसको बने हुए, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब तो भाई हमारे को क्या चाहिए, हमारे को ये चीज़ चाहिए कि भाई समय के साथ बदलते रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट है जो समय के साथ बदल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा पार्ट है जो कभी बदलेगा ही नहीं समय के साथ, क्योंकि वो हर एक को हमेशा चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की उस जगह पे वो लिखे हैं जहाँ पे गिवन है कि तुम इन्हें छेड़खानी नहीं कर सकते हो, कुछ और बदल जाएगा, ये एरिया नहीं बदलेगा। तो द वर्ड फंडामेंटल मीन्स दीज राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। दीज आर राइट्स आर लिस्टेड सेपरेटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेटली लिखे गए हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट देम, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविजन बनाया कि हर एक को वो प्रोटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी आ जाए वो उनको बदल नहीं सकती है, कोई भी सरकार आ जाए वो फंडामेंटल राइट नहीं बदल सकती आपका, चाहे वो कितनी ही ताकतवर हो जाए। ठीक है, जब तक हमारा डेमोक्रेसी है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे को जो है फंडामेंटली देती है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल पता है क्या है, यही हमारे को फंडामेंटल राइट्स देना और उनको प्रोटेक्ट करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? द वर्ड फंडामेंटल मीन्स बेसिक, एसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल मतलब जैसे तुम्हारे लिए इट्स फंडामेंटल टू स्टडी, बेसिक चीज़ है कि तुम स्टूडेंट हो 11th के, तुम्हारा काम रील चलाना, शॉर्ट चलाना, टेंशन नहीं लेना, ये सब नहीं है। तुम्हारा काम है तुम बैठ के पढ़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी राइट नाउ। बट हमारे फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है कि जो बेसिक है, जो होना ही चाहिए। फंडामेंटल का मतलब ये होता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन। कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है, ऐसे ही होना चाहिए। तो यही बेसिक राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी को बचाता है। अब फंडामेंटल राइट्स और एक ऑर्डिनरी राइट में फ़र्क क्या होता है? फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है मैं इसे बदलने नहीं दूंगी। जो ऑर्डिनरी लॉज राइट्स होते हैं उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है उसको।
ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके चेंज हो सकते हैं, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है अमेंडमेंट करने का, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फंडामेंटल राइट्स पे जब आता है तो फंडामेंटल राइट बदल सकता है। बट ये जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं इसको हमारी पार्लियामेंट यानी कि हमारे एमएलएज और एमपीज बैठ के नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, लॉ एंड ऑर्डर के, इसको बदल सकते हैं। जैसे एक कुछ अलग अलग लॉज लगाती है ना हमारी गवर्नमेंट, तो वो बदल सकते हैं ना। हु प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, किसके पास अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का? कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बाहर आके कहेगी कि नहीं ऐसा गलत कर रहे हो। वो रहा है जुडिशरी को ये ड्यूटी मिली है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारी कोर्ट्स के पास ये जिम्मेवारी है कि वो हमारी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेगी। द जुडिशरी कोर्ट्स प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन वायलेट्स दीज राइट्स द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड। तो अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ जो है अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को जो है अगर वायलेट करेगी तो जुडिशरी हमें बचाने आएगी। आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? क्या एब्सोल्यूट है कि इनको कोई रोक टोक ही नहीं है इन पे? नो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, मोरालिटी एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब कोई बहुत रेयर केस होता है जब गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमारे से छीन सकती है, और वो होता है इमरजेंसी का केस। कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को बचाने के लिए, हमारी लाइफ बचाने के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बचाने के लिए, कि कुछ बहुत दंगे हो गए, कुछ बहुत फसाद हो गए, कुछ बहुत ही आपदा आ गई है, उस समय पे गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हो, उसके पास राइट है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी छीन ले। और ये सिर्फ हमारी कंट्री में हुआ था 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमारे से छिन गए थे। तब हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पे छिन जाती हैं। तो ओनली इट इज़ अ वेरी रेयर केस जब हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिलते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि कैसे होगा वो। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू इक्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक राइट हमारा क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विद एग्जाम्पल्स, आप ऐसे ही लिख देना और मेरे नोट्स में थोड़ा और शॉर्ट आपको मिल जाएगा। तो इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि हर पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली और फेयरली, नो मैटर वो कौन से रिलीजन का है, कास्ट का है, रेस का है, जेंडर का है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ का है। ठीक है, नो मैटर, कहीं का भी हो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। तुम बैंक गए हो, ठीक है, या फिर जो है तुम कहीं पे खाना खरीद रहे हो, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ में कि तुम लाइन में खड़े हो एंड कोई तुम्हें कहे कि तुम तो काले हो, ये जो गोरा वाला है मैं इसे पहले खाना दूंगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड में स्किन कलर के बेसिस पे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। तो ऐसा अगर किसी के साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, आप एक बैंक की लाइन में खड़े हो और तुम्हारे जो है अपना स्लिप दिया और पीछे से एक बहुत अमीर आदमी आ गया और वो अपना स्लिप दिया, और अगर बैंकर उसका काम जल्दी करे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, यूल से ये अनइक्वल है। ठीक है, वहीं पे अगर एक बूढ़ा आदमी आएगा तो तुम कहोगे चलो ठीक है इनका काम पहले करा दो। तो इक्वालिटी भी डिफरेंट लेवल पे अलग अलग होती है। तो कभी भी कोई कास्ट, रिलीजन कि भाई ये इस कास्ट के बच्चे, इन्हें तो भैया इस कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे, ये गलत है। कोई कर ही नहीं सकता आज के समय में इंडिया में ऐसा। वाई? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी रिलीजन के, कास्ट के हैं, रेस के हैं, जेंडर के, प्लेस ऑफ बर्थ के हैं, वी आर फ्री टू गो एनीवेयर, वी आर फ्री टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी? द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। ये हमारा इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कि एक जॉब निकली है बहुत बड़े कॉलेज की या बहुत बड़े एक प्रोफेसर बनने की या गवर्नमेंट किसी पोस्ट की, उस पर 2 कैंडिडेट्स हैं, तो आप जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है या जिसने जो प्रॉपर मार्क्स लेकर आया है वो जाएगा वहाँ पे। ये नहीं कि भैया नहीं ये इसको नहीं हम इसको देंगे कोई और प्रेफरेंसेस से, नो। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन टू एवरी पर्सन बाय लॉ। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। अब एक एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, स्वदेश कुमार और उसका दोस्त जो है टी शॉप पे जो है चाय पीने गए थे। शॉपकीपर ने उसके फ्रेंड की कास्ट पूछी टी पे लाने से पहले। स्वदेश कुमार को तो अच्छे मग्गे के अंदर यानी कि मग लिखा है यहाँ, कप लिखना चाहिए था, कप के अंदर चाय मिली। वाइल हिज दलित फ्रेंड, जो दलित था उसका दोस्त, उसको अर्धन कप के अंदर यानी कि जो कुल्हड़ होता है उसमें चाय दी गई। द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द कास्ट, कि इसलिए कि भाई वो कास्ट का नहीं है, वो दलित है तो उसको हम अलग उसमें चाय देंगे। दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी। इतनी सी ये जो
इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में हमारे को कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही देती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जेंडर के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। 4 वुमेन न्यूज़ रीडर्स को रिमूव कर दिया न्यूज़ पढ़ने से क्योंकि वो 45 से अबव हो गई थी, बट जो मेल न्यूज़ रीडर्स थे सेम जेंडर के, उन्हें नहीं करा कि कोई बात नहीं। तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसके खिलाफ भी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो कि भाई हम वुमेन है इसलिए हमें हटा दिया है। तो दिस इज़ द राइट टू इक्वालिटी। तो both examples shows that people were treated unequally because of their caste and gender. The right to equality ensure that every person is treated fairly, equally and without discrimination. Now, how do right to equality removes discrimination? हमें कैसे मदद करता है right to equality? तो for example जो है हमारा जो right to equality ऊपर वाले केस से आपने देख लिया कि कास्ट और जेंडर के बेसिस पे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सच डिस्क्रिमिनेशन इज़ अनफेयर एंड इज़ नॉट अलाउड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं हो सकता कि तुम तो गर्ल हो, तुम्हें हम ये काम नहीं करने देंगे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में बिकॉज यूर अ गर्ल, ये तो हम लड़के को ही करने देंगे, ये नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। ओके चलो, व्हाट डज़ द राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड? तो राइट टू इक्वालिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है? या तुम कहीं अगर खाना खाने गए हो और तुम बहुत रिच नहीं हो तो तुम्हें कोई होटल वाला ये नहीं से कह सकता है कि तुम तो गरीब हो, हम तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम इस कास्ट के हम तुम्हें नहीं आने देंगे, ठीक है, तुम्हारा कलर ऐसा है हम तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम तो प्लेस ऑफ ओरिजिन तुम्हारा ये हम तुम्हें नहीं आने देंगे। नो, इफ़ यू आर इंडियन, हमारे पे फंडामेंटल राइट है, हमें कोई कहीं जाने से मना नहीं कर सकता जब तक हम जो है फेयरली जा रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये हमें इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बेथिंग घाट्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो है एंट्री देता है। नो वन कैन बी डिनाइड एंट्री टू दीज प्लेसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, अब अगले पे टॉपिक पे आते हैं। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देता है हमें राइट टू इक्वालिटी। एवरी सिटीजन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दिस। पढ़ लो इन्हें, अब तो बार बार हम पढ़ चुके हैं। फिर ये हमें इक्वालिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कि जब हमारा जॉब मांगने हम जा रहे हैं तो हमारा इसके बेसिस पे कभी भी हमारे कास्ट, कलर, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सबसे बड़ा काम जो राइट टू इक्वालिटी ने करा है, सबसे अच्छा काम हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना करा है। अनटचेबिलिटी वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जो हमारे इंडिया में बहुत समय से चल रही थी, तो राइट टू इक्वालिटी ने उसे अबॉलिश और इलीगल कर दिया। अगर आज के ज़माने में या कहो जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनी, अगर किसी ने उसे करा है, अनटचेबिलिटी करी किसी के साथ प्रैक्टिस कि तुम अनटचेबल हो, तो उसको बहुत कड़ी सज़ा होती है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करा है हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी ने। आप अपने पीछे कोई टाइटल नहीं लगा सकते हो, जैसे पहले होते थे ये नवाब है, समझ रहे हो, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे लॉर्ड्स और ये सब नाम के टाइटल हो। हमारे यहाँ कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल नहीं हो सकता किसी का कि कोई तुम्हारे से ऊपर है। तुम सोचो भाई ये तो मेरे से ऊपर, तब होते थे लॉर्ड्स बहुत ऊपर है तुम्हारे से, अब ये सब चीज़ नहीं है। तो द स्टेट कैन नॉट गिव टाइटल्स टू क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी। ओनली मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हमें मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र या फिर यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ में जैसे आप लोगों को टाइटल मिल सकते हैं, बस, और कहीं आपको टाइटल नहीं मिल सकते हैं। वाई इज़ द राइट टू इक्वालिटी इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमें इक्वल डिग्निटी देती है, इक्वल स्टेटस देती है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ये इंडिया को डेमोक्रेटिक और इक्वल सोसाइटी बनाता है। बट यही हमारी कंट्री के अंदर आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि रिजर्वेशन होता है, जहाँ पे हमें इक्वल ट्रीट नहीं करा जाता, कुछ लोगों को हमारे से बेटर ट्रीट करा जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वाई इज़ दैट? आप कहोगे दीदी ये भी तो गलत है। हमने देखा है कि देयर इज़ कोटास फॉर जो है हमारे फॉर सम कम्युनिटीज़, फॉर सम जो है क्लासेस, तो वो तो राइट टू इक्वालिटी नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो राइट टू इक्वालिटी। आप समझो कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वाई? क्योंकि ये वो क्लासेस है जिन्होंने सदियों से सफरिंग करी है, जिनको कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो इसलिए आज उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। रिजर्वेशन इज़ गिवन टू दोज ग्रुप्स दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस। और क्योंकि उनकी जो उनकी पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ में भी होती है, इसलिए उन्हें हमें रिजर्वेशन और देनी पड़ती है, जिससे वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो है रिप्रेजेंट हो पाए। इट एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है हमारा, ये भी हमारा एक इक्वालिटी का और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इक्वल आने के लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ आर्टिकल 16 पे आते हैं, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स।
चलो, आर्टिकल 16(4) अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। अगर आप सोचोगे तो आप लोगों का दीदी ये तो इक्वालिटी नहीं है, अभी आपने कहा कि सबको सेम करना और यहाँ आप कह रहे हो रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन कैन बी गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। द मेन एम इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज and improve their representation. Therefore, reservation is not a violation of right to equality. Instead, ये हमें equality achieve करने में जो है और ज़्यादा मदद करता है। यही मैंने आपको समझाया। अब आता है व्हाट डज प्रियम्बल से अबाउट द इक्वालिटी। प्रियम्बल है ना फर्स्ट पेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? तो प्रियम्बल मेंशन 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। पहली इक्वालिटी कहता है वो स्टेटस की, कि तुम्हारे से सब जगह इज्जत से पेश आया जाए, सब तुम्हारा स्टेटस सब जगह, कोई तुम्हें स्टेटस पे जज ना करे, तुम कुछ भी करो। एवरी पर्सन शुड रिसीव इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर जगह तुम्हें इज्जत से पेश आया जाए, ये नहीं कि तुम्हारे बराबर वाले इंसान को ज़्यादा इज्जत मिले, नो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दूसरा हमारा प्रियम्बल कहता है एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल चांसेस इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। वाई आर स्पेशल प्रोविजन नीडेड? कुछ जगहों पे रिजर्वेशन एंड स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं? तो इन रियलिटी ऑल पीपल डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन। देखो, हर कोई हमारे इंडिया के अंदर तो वैसे स्पेशली कोई सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ लोग थे जिनको पहले बहुत बेनिफिट्स मिलकर, और कुछ लोग थे जिनके साथ पहले बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो सम ग्रुप्स फेस सोशल एंड एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को अलाउ करा कि उनके लिए हम स्पेशल स्कीम्स बनाएंगे, जैसे चिल्ड्रन के लिए, औरतों के लिए, वुमेंस के लिए। हम रिजर्वेशन औरतों के लिए भी तो मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें तो कभी फेयर रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं था। एंड बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। वाई इज रिजर्वेशन अलाउड? तो रिजर्वेशन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में इज गिवन टू हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप, कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है जी, चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें कहता है नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। अगर हम अपनी कंट्री में रहते हैं तो हमें जीने का हक है, या हमारी पर्सनल लिबर्टी का, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बट अगर मतलब हमें लिबर्टी मिले अकॉर्डिंग टू लॉ, ये नहीं कि तुम्हें लिबर्टी मिल गई तुम जाके किसी को मर्डर कराओ या थप्पड़ मारो जो या पीटाओ जाके, नहीं, ये दिस इज़ नॉट लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉ लिबर्टी मिलना इज़ आर जो है अधिकार। तो 21 नाउ अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला राइट आप पढ़ चुके हो, राइट टू इक्वालिटी अभी तक। अब हमारा दूसरा राइट आता है जिसका नाम क्या है? राइट टू फ्रीडम। लेट्स स्टडी अबाउट दिस। तो व्हाट डज द वर्ड फ्रीडम मीन? फ्रीडम मतलब क्या होता है? तो फ्रीडम मतलब होता है राइट टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट फ्रीली, कि आप जो सोच रहे हो आप सोच पाओ, आप जो बोलना चाहते हो बोल लो, आप जो एक्ट करना चाहो आप एक एक्ट कर सको। तो राइट टू फ्रीडम भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट है इंडिया की डेमोक्रेसी में। फ्रीडम और इक्वालिटी ना साथ साथ में जाते हैं, एक दूसरे के बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फ्रीडम और इक्वालिटी का मतलब भी कहीं ना कहीं सेम ही है। तो इट गिव्स पीपल द फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। नो फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग वट एवर वी वॉन्ट, बट फ्रीडम भी अनलिमिटेड नहीं होता है। ये नहीं कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको बस फ्रीडम में इस चीज़ का तो नहीं है ना कि आप जाके किसी मैं कह रही हूँ किसी के घर के अंदर एंट्री करो, या मेरा मन कर रहा है इसके घर के अंदर एंटर करने का, तुम उसके घर के अंदर बैठ के जाके टीवी देख लो। नो, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट एंटर इट। तो फ्रीडम अंडर लॉ, ये है हमारा राइट टू फ्रीडम। एवरीवन शुड एंजॉय देयर फ्रीडम विदाउट हार्मिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो फ्रीडम मतलब क्या है? कि अपना फ्रीडम भी एंजॉय करो और दूसरे के फ्रीडम को भी हार्म मत करो। फ्रीडम शुड ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर या फिर पब्लिक पीस। अब तुम्हारा मन कर रहा है भाई मैंने नई गाड़ी लिया, मैं तो 200 की स्पीड पे चलाऊंगा नॉर्मल सड़क के ऊपर, गिर जाए लोग, लग जाए टक्कर, कोई बात नहीं, सही है ये? नहीं, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। इससे पब्लिक पीस ऑर्डर सब जो है ख़राब होगा। तो दिस इज़ नॉट फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में क्या कहता है कि फ्रीडम मिलेगा तुम्हारे को, बट उससे तुम्हारा फ्रीडम तो जो है दूसरे का फ्रीडम सफ़र ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सफ़र ना हो, तब वो फ्रीडम है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तुम ऐसा तो भाई जेल होगी। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम व्हेन नेसेसरी। तो इसीलिए हमारी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जब नेसेसरी हो। जैसे कुछ बच्चे वो बाइक पे तुम 5 जने उठ के घूम रहे हो और ऐसे वो चला रहे हो अपनी बाइक को, तो तुम कहोगे फ्रीडम है भाई, हम तो फ्री कंट्री में रहते हैं, हम कुछ भी करें, नहीं कर सकते हो ये। उससे तुम गिरोगे, तुम्हें भी चोट लग सकती है, किसी और को भी लग सकती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट उन जो हमारे फ्रीडम, वो जो हमारे सोच है उस पर वो जो है
रोक लगा सकती है, ठीक है। तुमने कहा भाई मेरे को ये इंसान बुरा लगता है, मैं तो इसके बहुत बुराइयाँ करूँगा, बुराई कर लो, बट अगर तुम उसे गलत वे में बोलोगे दैट यू आर, तुम उसको गालियाँ देने लगो या उसको जो उसको है उसको कुछ भला बुरा बहुत ज़्यादा बोलो और उससे उसका फ्रीडम सफ़र हो रहा हो, तो भी गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो दिस इज़ नॉट द फ्रीडम कि आपका जो मन चाहे आप वो करो। फ्रीडम ये है कि आप इक्वालिटी से रहो, आप डिग्निटी से रह रहे हो, आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो आप पढ़ पाओ, आप जहाँ जॉब करने जा रहे हो आप जॉब कर पाओ, आपको ये ना बोले कि आप इस जेंडर के इस कास्ट के हो, दैट इज़ फ्रीडम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 को और अच्छे से हम समझेंगे। तो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है और पर्सनल लिबर्टी देता है। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो अरेस्ट होता है इंसान हमारी कंट्री में, उसके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं अपने। ये नहीं है कि तो उसको अरेस्ट हुआ है तो भाई डालो मार दो इसे सज़ा, नहीं, पहले उसको पूरा चांस मिलेगा कि पता चले कि उसने गलती की भी है या नहीं। इवन जो टेररिस्ट भी अरेस्ट होते हैं हमारी कंट्री में, उनको भी पूरे राइट्स मिलते हैं कि वो उनके ऊपर भी पूरे प्रॉपर केस चलते हैं, समझ गए। उनको तब क्रिमिनल, हमारी जुडिशरी जो है वो उसको क्रिमिनल कहती है। तो द पुलिस मस्ट टेल द रीज़न फॉर अरेस्ट, सबसे पहले पुलिस को रीज़न ऑफ अरेस्ट बताना पड़ता है। द पर्सन हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर चॉइस, उनके पास अपना राइट होता है कि उनको लॉयर अपना बुलाए, और अगर कोई अपना लॉयर नहीं बुला सकता तो गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड करेगी। द पुलिस मस्ट प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। अगर कभी पुलिस उठा के किसी को ले गई है किसी भी जुर्म में कि तुमने ताला चोरी करा है, वो दुकान चोरी करी है, दुकान में तुमने जो है किसी को तंग करा है, मारा है, पीटा है, कोई भी किसी के ऊपर अगर चार्ज लगे कि पुलिस उठा के ले गई है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें उसे कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, जो नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ पे। और बस सैटरडेज और संडेज़ को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई सैटरडे को उठा लिया गया तो संडे को तो बंद है कोर्ट, ठीक है। द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स वेदर द अरेस्ट इज़ लीगल एंड जस्टिस, मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसने जुर्म करा भी है, आपने सही से पकड़ा है या नहीं पकड़ा। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द राइट टू, जो है हमारा आर्टिकल 21 का जो है राइट टू फ्रीडम वाला, उसको एक्सपैंड करा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी इन्होंने ऐड करा, राइट टू फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट अ मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो उन्होंने हमारे राइट टू लाइफ है ना, ये तो ज़िंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड कर, जैसे डिग्निटी के साथ रहे, हमारी को कोई भी जो है हमारी इज्जत पे आँच ना है, ओके। राइट टू फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हमारे को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, बंद करके रख ले, ज़बरदस्ती काम कराए, जैसे वेज वर्कर्स का आपने देखा। राइट टू शेल्टर, हर एक पे अपना घर तो होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, सर पे छत होनी चाहिए। और राइट टू लाइवलीहुड, पैसा कमाने का ज़रिया होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कभी कभी, बहुत रेयर हमारी कंट्री में, जब आपसे आपके बहुत सारे राइट्स छिन जाते हैं। नॉर्मली अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है किसी भी क्राइम के लिए, कुछ भी, कोई कहते हैं ना किसी ने इसकी दुकान पे से 100 रुपये भी चुरा लिए, उसके लिए भी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस तो लेके जाएगी तुम्हें। तो उस सबके लिए किसी भी क्राइम के लिए अगर तुम्हें पुलिस ने उठाया है तो पुलिस को आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस आपको क्राइम करे बिना भी उठा सकती है, सिर्फ एक इस शक के ऊपर कि तुम कल को क्राइम कर सकते हो, कि भाई मुझे लग रहा है कि चोर है, ये आज नहीं करी इसने चोरी, अभी तक मुझे नहीं पता, ये कल चोरी करेगा, ये दंगे करता है, ये लोगों को दंगे फैलाता है, आज तो नहीं करा है इसने, कल ये कर सकता है। सिर्फ इस शक के बिना पे जो है पुलिस किसी को उठा सकती है। अब ये बहुत अनफेयर लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा अनफेयर, बट बहुत रेयर केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू होते हैं। और वो रेयर केस कौन सा मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी के टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारी कंट्री में चला था। एग्जाम्पल अभी आगे बताऊंगी आपको। तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हो आप, जो हमारी पुलिस है, बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर, पीस या नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, अगर उसको शक हो रहा है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, ये कुछ टेररिज्म फैला सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकता है, तो अभी उसने कुछ किया भी नहीं है, उसने एक्शन करा भी नहीं है कि चोरी करे कुछ करे, उससे पहले उठा सकते हैं उसे। ड्यूरेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, दैट जो पर्सन को उठाया है आपने, उस जिसको आपने जेल में रखा है, उसको हद से 3 महीने तक ही रख सकते हो बिना कोई क्राइम किया आप अपनी जेल के अंदर। आफ्टर 3 मंथ्स द केस मस्ट बी रिव्यूज बाय द एडवाइजरी बोर्ड। द केस मंथ जो है हमारा वो कितना ही होना चाहिए, 3 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो वाई इज प्रिवेंटिव डिटेंशन क्रिटिसाइज्ड,
तो काफ़ी जगहों पे हमारी कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो हमारी राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है कि बिना हमारी क्राइम करे आप हमें जेल में डाल रहे हो। तो पहला पर्पस इसका क्या था कि भाई गवर्नमेंट जो है थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी को बचाने के लिए ये बनाया गया था कि कभी ऐसा हो कि कंट्री में कोई अटैक का खतरा हो, पीस का खतरा हो, तो ये कर सकते हो। हाउएवर हमने देखा है कि कई सरकारों ने इनका मिसयूज़ करा है कभी कभी। देयरफॉर मैनी पीपल बिलीव देयर शुड बी स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज़। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको और अच्छे तरीके से जो है सेफ़ बनाना चाहिए। तो नाउ अदर फ्रीडम अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में तो आपने देख लिया ना, सही जगहों पे जॉब कर पाओ, हर जगहों पे आप अपना जो है पढ़ाई लिखाई कर पाओ, ये राइट टू इक्वालिटी हमारी। राइट टू फ्रीडम में हमें क्या मिला, कोई हमें अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई जो है हमारे को तंग नहीं कर सकता है। और क्या आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर? आर दीज फ्रीडम एब्सोल्यूट? नो। तो राइट टू फ्रीडम में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलो पढ़ते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आज ही आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम बच्चे या कोई भी जिसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, वो कहाँ से मिला है? वो हमारी फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमें क्यों कुछ नहीं कह सकती है प्रोटेस्ट करने पे? तो जब तक हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा राइट है। राइट टू फ्रीडम हमें अधिकार देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ फ्रीली। तो इंडिया के अंदर आप इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अपने जो है व्यूज़ दे सकते हो, अपोजिशन के लिए भी दे सकते हो, किसी भी इंसान के लिए आप अपने व्यूज़ दे सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। हाउएवर ये दिस फ्रीडम कैन नॉट बी यूज टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, पीस और मोरालिटी। बट इससे आप पब्लिक ऑर्डर पे कोई असर ना पड़े, पीस पे और किसी की जान पे कोई खतरा ना हो, ठीक है। सिटीजन्स हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट वेपन्स। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली हमारे को हमारा राइट टू फ्रीडम देता है कि आप एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हो जब तक आपके पास कोई वेपन्स ना हो, ठीक है। अगर वेपन है तो फिर वो क्राइम है। इन सर्टेन सिचुएशन द गवर्नमेंट मे रिस्ट्रिक्ट पब्लिक गैदरिंग टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट ये भी गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर गवर्नमेंट को खतरा लग रहा है कि यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी तो कल को कुछ गलत हो सकता है, उस भीड़ को ही नुकसान हो सकता है, तो वो मना कर सकते हैं कि भाई यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। समटाइम दिस पावर मे बी मिस यूज टू स्टॉप जेन्युइन पब्लिक प्रोटेस्ट। और ये तो एग्जाम्पल है, हमने अभी भी देखा, कभी कभी गवर्नमेंट अपनी इसी पावर का मिस यूज़ करती है जेन्युइन प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए, कि जब प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुली चल रहा है तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भैया खतरा है बाहर से, ये प्रोटेस्ट रुकवा दो। ऐसा कई बार होता है, ठीक है। नाउ वाई इज़ पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंट? ये राइट्स की अवेयरनेस, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ज़रूरी इसलिए हमारे कि हमें हमारी राइट्स की इंपॉर्टेंस पता हो। इफ सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेज देयर वॉइसेस पीसफुली, मिस यूज ऑफ सच पावर्स कैन बी रिड्यूस्ड। हमें अगर हमारी राइट्स की नॉलेज है, जैसे आजकल आप हम जेएनसीज को देख रहे हो, हमें हमारे राइट्स की पूरी नॉलेज थी तो तभी तो हमारे को हमारा हक मिल पाया। तो इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सम मेंबर्स वर कंसर्न्ड अबाउट दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, ठीक है। तो जैसे ये रिस्ट्रिक्शन लगाया ना कि आप पब्लिक गैदरिंग को रोक सकती है गवर्नमेंट अगर थ्रेट टू सिक्योरिटी हो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबके ऊपर वो सब बातें करते थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। राइट ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज पर्सन मतलब कि जैसे जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है कि तुमने ये गलत काम करा है। तो अ पर्सन इज़ नॉट कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल द कोर्ट प्रूव्स इट। मैंने आपको कहा ना, सामने सामने किसी इंसान ने चोरी करी और उसे पकड़ के ले गई पुलिस, बट जब तक उस पर केस नहीं चलेगा और कोर्ट जज नहीं कह देते कि उसने चोरी करी है, तब तक वो एक क्रिमिनल नहीं है, वो तब तक बस एक अक्यूज्ड है, ठीक है। एवरी अक्यूज पर्सन हैज़ द राइट टू फेयर ट्रायल एंड चांस टू डिफेंड देमसेल्फ। ये भी हमें राइट टू फ्रीडम देता है। ये राइट टू फ्रीडम ही हमें ये चीज़ देता है कि अगर किसी को किसी क्राइम में पकड़ा गया है तो उसको फेयर ट्रायल मिले कोर्ट में और वो खुद को डिफेंड कर पाए, ठीक है। उसके पास राइट है कि वो खुद को डिफेंड कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सबसे बड़ा राइट टू फ्रीडम है। किसी से एक ऑफेंस करे, किसी ने एक बार चोरी करी उसको 1 साल की सज़ा हो गई, तो ये नहीं दोबारा कोई कहे अरे इसने तो जिन चोरी की थी दोबारा केस करो, नो। एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिल सकती है। अ लॉ कैन नॉट पनिश समवन फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, ठीक है। जैसे किसी ने कोई काम करा जो तब क्राइम नहीं था, आज के ज़माने में हम उसे क्राइम कह रहे हैं, तो इसलिए उसको वो पुरानी उस बात के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अ पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट देमसेल्व्स, ठीक है। आप अपने खिलाफ एविडेंस देने को आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ज़बरदस्ती बोलना पड़े नहीं हाँ मैंने करा था, ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, चाहे तुमने क्राइम करा भी है ना, तब भी तुम्हारे पास राइट है कि तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी, ठीक है, इसको कई बार ना राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कुछ नहीं कि तुम्हें राइट मिल जाए लोगों को एक्सप्लॉयट करो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा तीसरा राइट आता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझो पहले। तो एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है ट्रीटिंग समवन इनफेयरली या फिर फोर्सिंग देम टू वर्क फॉर पर्सनल बेनिफिट। किसी से बदतमीजी करना, एक्सप्लॉयट करना, उसे मार रहे हो, पीट रहे हो या ज़बरदस्ती उससे काम करा रहे हो, ये सब एक्सप्लॉयटेशन में आता है। जैसे कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में रख लेते हैं और उनसे घर के काम कराने हैं, वो उनका समय पढ़ने लिखने का, और तुम उनसे अपने घर में अपनी नौकरी करा रहे हो और तुम उन्हें एक्सप्लॉयट कर रहे हो। आप वॉट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को फ्रॉम फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी ने किसी बच्चे को उठाया और उसे कहीं पे बेच दिया कि इसके जो है ऑर्गन्स को हम बेचेंगे, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत कंट्रीज़ में होता है। एबडक्टिंग गर्ल्स, ये सब होता है। क्यों? ये हमारे को एक्सप्लॉइट करता है। तो हमें राइट जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा तीसरा सबसे फंडामेंटल राइट है हमारे को बचाने के लिए। एंड चाइल्ड लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिग आर फोर्स लेबर, कि आप किसी को पेमेंट दिए बिना उससे काम करा रहे हो, या बॉन्डेड लेबर इज़ ऑल्सो अ क्राइम दैट इज़ पनिशेबल, कि तुमने ज़बरदस्ती किसी से काम करा रहे हो, ठीक है। नाउ चाइल्ड लेबर कब होता है? चिल्ड्रन बिफोर 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन डेंजरस जॉब्स। तो चाइल्ड लेबर हम कब कहते हैं किसी चीज़ को? चाइल्ड लेबर जो बहुत ज़्यादा, जिस पे आपको सज़ा मिल सकती है, कि डेंजरस जॉब्स के अंदर 14 ईयर्स से कम के बच्चों को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने फिरोज़ाबाद की फैक्ट्री से होती हैं, ठीक है, वहाँ पे कांच पे गाल के चूड़ियाँ बनाते हैं और ज़्यादातर बच्चे ही वहाँ काम करते हैं। ये लॉ बना है बट ये काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी, या माइनिंग हो गई, ऐसी फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे बच्चे को चोट लग सकती है, तो 14 ईयर्स से कम के बच्चे को अगर कोई वहाँ काम करा रहा है तो वो एक्सप्लॉयटेशन है, उसे जेल होगी, ठीक है। दिस राइट बिकेम स्ट्रॉन्गर आफ्टर द राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट इंश्योरिंग चिल्ड्रन गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ वर्किंग। और आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम जो रिलीजन चाहे इंडिया में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज़ जो तुम्हें अपना रिलीजन शायद अपनी कंट्री में एक्सेप्ट ना करना पड़े, तुम्हें छुप के अपने रिलीजन को जो है करना पड़े प्रैक्टिस, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। What is the right to freedom of religion? तो every person has a right to follow, practice and spread the religion of their choice. इंडिया के अंदर हमारे पास अधिकार है कि हम अपना रिलीजन फॉलो भी कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे स्प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। द फ्रीडम इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कंट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेमोक्रेटिक पार्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन पास्ट मैनी रूलर्स ने अलाउ नहीं करा था टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। जब हमारे पे मुगल्स रूल करते थे तो जो है हमें हिंदू रहने के लिए भी उन्हें टैक्सेस देने पड़ते थे, अपनी रिलीजन को ही फॉलो करने के लिए हमें टैक्सेस देने पड़ते थे। पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन वर ऑफन परसिक्यूटेड, या फिर उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट भी कराया जाता था। तो कई बार ऐसे रूलर्स भी हुए हैं जो अपने शासन के दौर में कोई और रिलीजन प्रैक्टिस ही नहीं होने देते थे। तो इसलिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो हमने कहा आगे ऐसा ना हो, तो हमने इस इनजस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बनाया कि इंडिया के अंदर कोई इंसान कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे फैला सकता है, ठीक है जी। इसी वजह से जो है हमारे इंडिया क्या बनी? एक सेक्युलर नेशन बनी, ठीक है जी। नाउ फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, अब इसी पे बात आती है। रिलीजन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेथ। अपनी अपनी हर रिलीजन की अपनी धारणाएं हैं, सोच है, कस्टम्स है, प्रथाएं हैं। अब हम उस पे आते हैं। नाउ व्हाट डज द राइट मीन्स, इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो एवरी पर्सन इज़ फ्री टू चूज़, फॉलो, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड एनी रिलीजन, ये हमें पता है। आप चाहो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हो। A person also has the freedom of conscience, which means they can choose any religion or choose not to follow any religion. आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी, आप चाहो रिलीजन फॉलो करो, आपका मन नहीं है आप मत करो रिलीजन फॉलो। हमारी कंट्री में हमारे पास यह अधिकार है। गवर्नमेंट, क्या ये राइट एब्सोल्यूट है कि हम जैसे चाहें वैसे अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं? नो, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट हमारे इस फ्रीडम ऑफ वर्शिप पे या फ्रीडम ऑफ फेथ पे भी जो है रोक टोक लगा सकती है, जब कभी पब्लिक ऑर्डर, हमारी मोरालिटी या हमारा हेल्थ का सवाल हो, ठीक है। कैन द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन पब्लिक जो है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस? यस, कर सकती है। कब? जैसे एग्जाम्पल है सती, बाइगेमी, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये वो चीज़ें हैं, ये तो फेथ की चीज़ें थी। सती एक बहुत बड़ी प्रथा थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस कुछ प्रथाएं थी ऐसी। तो क्या ये सही है होना? इससे तो राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी सब
जो है संकट में आ गए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो ऐसी प्रथा जिससे किसी और का फ्रीडम, इक्वालिटी, लाइफ पे अगर बात आ जाए, एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा हो, तो चाहे वो आपके रिलीजन के अंडर ही हो, गवर्नमेंट उससे रोक सकती है। तो येस, द गवर्नमेंट कैन स्टॉप सोशल ईवल्स इवन इफ दे आर लिंक टू द रिलीजन। तो कोई भी चीज़ अगर ईविल है जो हमारी लाइफ पे, हमारी इक्वालिटी पे हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, तो गवर्नमेंट उसे रोक सकती है। सच रिस्ट्रिक्शंस आर वैलिड एंड कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। नाउ व्हाट डज द राइट, व्हाई डज दिस राइट क्रिएट कंट्रोवर्सी? कई बार इस राइट पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स पीपल को लगता है कि भाई अगर वो किसी रिलीजियस बिलीव जो गलत है उस पर खिलाफ बोलने लगे गवर्नमेंट, तो उन्हें लगता है कि हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन द राइट टू प्रोपेगेट, स्प्रेड देयर रिलीजन, बट उस पर कुछ रोक टोक भी है। तो डज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फोर्स्ड कन्वर्जन? नो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्स्ड कन्वर्जन और कन्वर्जन थ्रू थ्रेट या फिर इंड्यूसमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितनी समझदारी से बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें ये भी गिवन है कि कोई फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकता या थ्रेट करके, ठीक है। इट अलाउज पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। आप अपने रिलीजन की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कि हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, और किसी को अच्छा लगे तो वो अपने आप फॉलो करने लगे, बट आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो। नाउ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। व्हाट डज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन मीन? मतलब रिलीजन्स को भी इक्वालिटी चाहिए? यस, चाहिए। इंडिया इज़ अ कंट्री विद मैनी रिलीजन्स, इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि गवर्नमेंट हर रिलीजन को एक जैसा माने। जैसे कुछ कंट्रीज़ में कुछ रिलीजन्स को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, बाकियों को नहीं दी जाएगी। अगर आप उस रिलीजन के हो तो तुम्हें पहले जॉब मिल जाएगी, दूसरे हाल तो तुम तो भाई बैठे रह जाओ। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, हमारे ऐसा नहीं हो सकता। तो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। हमारी कंट्री में कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन ही नहीं है। देर आर मेनी कंट्रीज जिनका मुस्लिम स्टेट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है किसी का, हमारी कंट्री का कुछ नहीं है। अ पर्सन डज नॉट नीड टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जज या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो या कोई भी बात हो। गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट प्रमोट, प्रीच और प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट चला रही है इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी जो है प्रमोट, प्रीच या प्रोवाइड नहीं कर सकता रिलीजियस एजुकेशन इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन, कि गवर्नमेंट ही समझाने लगे भाई ये रिलीजन अच्छा है। नहीं, गवर्नमेंट का काम है कि वो सब रिलीजन्स को एक जैसा दिखाए। चलो अब अगला आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट राइट आ गया अब हमारा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वाई आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इंपॉर्टेंट? तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ डाइवर्सिटी है, कल्चर की, रिलीजन की, लैंग्वेजेस की, सबका अपना खाना, कलर, डांस, ड्रेसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है। इसलिए जो है कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी है जिनका अपना कल्चर है, डांस है, लैंग्वेज है, खाना पीना है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि उनके कल्चर को बचाया जाए। तो हु आर माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जिनका नंबर बहुत स्मॉल होता है। दे मे बी रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक भी हो सकती है। वो रिलीजन भी हो सकता है कुछ स्मॉल नंबर का, या फिर लिंग्विस्टिक भी हो सकती है कि बहुत कम नंबर के बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ठीक है। What right do minorities get? इन माइनॉरिटीज़ को क्या राइट मिलता है? They have the right to protect and preserve their language, culture and script. They can develop and promote their own culture. तो इनके पास राइट क्या है कि अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें, उसकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करें जो लिखना है उसका, ठीक है, एंड वो उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। नाउ एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, ये अपने ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है। इन पे राइट्स है कि अपने रिलीजन के बारे में अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपनी लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाने के लिए ये अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स खोल सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूशन वाइल गिविंग फाइनेंशियल एड सिंपली बिकॉज दे आर मैनेज बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। These rights protect Indian cultural diversity and ensure that every community preserve its identity and language. Right to constitutional remedies. Important part है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं। चलो अब हम इसे पढ़ते हैं। What is right to constitutional remedies? The fundamental rights are meaningful only if they can be protected. देखो फंडामेंटल राइट्स तो मीनिंगफुल तभी है जब तक वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अगर वो फॉलो ही ना हो तो वो क्या फ़ायदा है उनका। रेमेडीज अलाउ सिटीजन टू अप्रोच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतनी समझदारी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हमारी कि उन्होंने सोचा अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि किसी का फंडामेंटल राइट छिन गया तो तब वो क्या करे, तब वो क्या कर सकता है। तो तब हमारे पास आती है
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तब हम सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं कहने भाई मेरा फंडामेंटल राइट सफ़र हुआ है। बी आर अम्बेडकर ने इन्हीं राइट्स को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हु प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दे कैन इशू ऑर्डर रिट्स टू द गवर्नमेंट टू एनफोर्स दीज राइट्स। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारा फंडामेंटल राइट ही हमारे से छिन जाए, सुप्रीम कोर्ट रिट्स लागू कर सकती है। रिट्स क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। पहला रिट्स है हमारा हेबियस कॉर्पस, लर्न करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट ऑर्डर दैट एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर इट इफ द अरेस्ट इज लीगल द कोर्ट कैन ऑर्डर द पर्सन का रिलीज। ये है हमारा हेबियस कॉर्पस। ये हमें जो हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी पकड़ के नहीं ले जा सकता, और अगर लेके भी गया और हमने कोई जुर्म नहीं करा तो हमें डर नहीं लगता कि कोर्ट में जाएंगे और हमने गलती करी नहीं तो जज कहेगा ठीक है कोई सबूत ही नहीं है इसके खिलाफ तो हमें छुड़ा दिया जाएगा। ये हमें हेबियस कॉर्पस के बेसिस पे कहते हैं, क्योंकि ये हमारा रिट है, ये हमारा राइट है। राइट नहीं, ये हमारे को रिट देता है कि भाई प्रोड्यूस द बॉडी। प्रोड्यूस मतलब क्या, कि प्रोड्यूस करना हो उसे कोर्ट के सामने। हेबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना बॉडी को। अब यहाँ पे कहाँ प्रोड्यूस करा जा रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस करा जा रहा है। कि अगर उसे अरेस्ट किया गया है किसी भी इलीगल काम के लिए, अगर आपको लग रहा है, तो जब तक जो है कोर्ट नहीं कहेगी तो तब तक आप उसे नहीं पकड़ सकते। और अगर इलीगल है अरेस्ट तो कोर्ट कहेगी भाई इसे रिलीज कर दो। दूसरा आता है मंदमस, जिसका मतलब है वी कमांड। क्या है ये, चलो पढ़ते हैं। इशूड व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल फेल्स टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी द कोर्ट ऑर्डर्स द ऑफिशियल टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। यानी कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी और ये बात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंच गई तो वो मंदमस जो है, इसका मतलब है वी कमांड, ये लागू कर सकते हैं और ऑर्डर करते हैं उसको कि भाई ये ड्यूटी अपनी परफॉर्म करो। तीसरा है प्रोहिबिशन, स्टॉप करना। तीसरा हमारा रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स पावर या जुरिडिक्शन। अब कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जो लोअर कोर्ट्स के अंदर हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे गलत फैसला हो जाएगा, अब ये इनके ऊपर की बात है, तो वो प्रोहिबिशन करके अपने पास वो कोर्ट्स को जो है उन वाले केसेस को जो है अपनी कोर्ट्स में वो ट्रांसफ़र करा सकती है। नेक्स्ट आता है को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब है कौन सी अथॉरिटी से। तो इशूड व्हेन अ पर्सन इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी। अगर कोई लीगल अथॉरिटी किसी पे है ही नहीं और वो किसी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ गया है, द कोर्ट कैन रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, कि ऐसी कोई किसी गद्दी पे जाके बैठ गया, बड़ी पोस्ट पे जाके कोई अफसर बन के बैठ गया है और उसके पास वो राइट ही नहीं है बनने का, तो तब वो ये इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट सेरिटोरिया, ठीक है, या सेरिटियोरिया, सेरिटोरारी, ऐसे लर्न करो इसे, सेरिटोरारी, जिससे कि आपको ये लर्न हो स्पेलिंग इसकी। टू बी इन्फॉर्म्ड होता है इसका मतलब। तो कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ केस टू हाई कोर्ट। ठीक है जी, इट्स ऑर्डर इज एक्टेड बियॉन्ड हिज पावर। लोअर कोर्ट्स से नहीं संभाल सकती हैं तो वो कह सकते हैं कि भाई वो जो अथॉरिटी है उस सब केस की हमें ट्रांसफ़र कर दो। चलो, यही है हमारे रिट्स जो हमारे को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। अदर इंस्टीट्यूशन जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये वो राइट्स हैं, ये वो ड्यूटीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट के लिए लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट का मन करे तो वो इसे फॉलो करे, करनी चाहिए, उसकी ड्यूटी है। अब ड्यूटी तो तुम्हारी मन है ना, करो ना करो या भाग जाओ उससे, ये इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। और इक्वालिटी, जस्टिस, वेलफेयर कौन ला सकता है? गवर्नमेंट। देयरफॉर दे इंक्लूडेड DPSP, यानी कि गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट के लिए। दीज प्रिंसिपल हेल्प द गवर्नमेंट, जिससे वो लॉ बना पाए, पॉलिसीज़ बना पाए, कंट्री का डेवलपमेंट कर पाए। आर DPSP इन्फोर्सेबल? नो, DPSPs आर नॉट जस्टिसेबल। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट को बोलो कि तुमने DPSP नहीं करा, तुमने कोई क्राइम करा है, नहीं। नॉन जस्टिसेबल मीन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। कोर्ट नहीं कह सकती जुडिशरी गवर्नमेंट को कि DPSP लागू करो। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट देम, सिटीजन्स कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू डू सो। आप ये नहीं कह सकते कि DPSP गिवन है, अभी बताऊँगी DPSP क्या है, गवर्नमेंट ने लगाई नहीं। नो, वो एक ड्यूटी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट मॉरली एक्सेप्टेड, आपका मॉरल एक
अंतरात्मा भी तो होती है, तो आपकी अंतरात्मा से आपको वो काम करना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी पावर मिली है, जनता ने आपको सरकार बनाया है, तो ये ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी चाहिए। अब DPSP में है क्या, ये पढ़ लो। तो दे इंक्लूड गोल एंड ऑब्जेक्टिव जो इंडिया को अचीव करना है, कि हमें ऐसी इकोनॉमी बनानी है, ये करना है, ये करना है। राइट्स एंड वेलफेयर्स गिवन है, पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है DPSP के अंदर? तो टू इम्प्लीमेंट DPSP गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस मेजर्स सच एज एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, कि सबके पास इक्वल राइट्स हो, उसके लिए ज़मींदारी अबॉलिश करा। रिजर्वेशन करा SCs एंड STs का, नेशनलाइज करे बैंक्स, राइट टू एजुकेशन दिया, फैक्ट्री में लॉज बनाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया, मिनिमम वेज सेट करी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स बनाए, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ करा, मिड डे मील स्कीम चलाई। ये सब क्यों करा गवर्नमेंट ने? DPSPs को लागू करने के लिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP का है कि गवर्नमेंट एक अच्छी वेलफेयर सोसाइटी बना पाए। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। हाउ आर फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP रिलेटेड? तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों का ही काम है जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर जो है अचीव करना, ठीक है। कैन FRs एंड DPSPs कॉन्फ्लिक्ट? येस, समटाइम्स। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का है भाई मैं वेलफेयर करने के लिए ये काम करना चाहता हूँ, बट उस वेलफेयर करने के चक्कर में हमारा फंडामेंटल राइट भी खतरे में आ सकता है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अबॉलिश करा ज़मींदारी सिस्टम टू प्रोमोट सोशल जस्टिस। लैंडलॉर्ड्स आर्ग्यूड दैट दिस वायलेटेड देयर राइट टू प्रॉपर्टी। तो ज़मींदार के पास तो भाई इतनी ज़मीनें थी कि पूछो मत उस ज़माने में, ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ज़मींदारी सिस्टम हटा रहे हैं, बट उससे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक और राइट भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। तो तब हो गया इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट। देन आता है हमारा केस वनंदा भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। आगे तक इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर UPSC तक ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये केस पूछा जाता है, केस वनंदा भारती केस। दिस डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड इन द केस वनंदा भारती केस, कि अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट कुछ काम अच्छा करना चाह रही है और उसके अच्छा करने के चक्कर में अगर फंडामेंटल राइट खतरे में आ रहा है तो क्या किया जाए। तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैनॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चीज़ों को अमेंड यानी चेंज कर सकती है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। दिस डिसीजन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उस दिन डिसाइड हो गया था कि भाई नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं छेड़ सकती कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे गवर्नमेंट वेलफेयर करने के लिए ही सही। क्या है वो राइट जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स को, ठीक है। और DPSP क्या है कि वो लिस्ट है, गाइड्स हैं जो गवर्नमेंट को करनी है। डिबेट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। तो गवर्नमेंट बिलीव करती है कि फंडामेंटल राइट्स कुड लिमिट देयर पावर टू इम्प्लीमेंट DPSP फॉर द वेलफेयर, बट जुडिशरी कहती है कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे DPSP को लागू करने के लिए, कभी भी हटाना नहीं चाहिए। नाउ वॉज अ राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट? येस, एक ज़माने में राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था। एवरी सिटीजन हैड द राइट टू एक्वायर, ओन एंड कीप प्रॉपर्टी। क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आप खरीद सकते हो, किसी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन का आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी और उसको अपने पास रख भी सकते हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता बेचो। वाई डिड इट बिकम कंट्रोवर्शियल? जब गवर्नमेंट ने अबॉलिश करने की कोशिश करी ज़मींदारी सिस्टम, तो उन्होंने ज़मींदारों से लैंड ले लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए। मैनी पीपल आर्ग्यूड कि भाई इससे तो राइट टू प्रॉपर्टी खतरे में आ गया जो एक फंडामेंटल राइट है। दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। फिर क्या हुआ? फिर आता है ये केस वनंदा भारती केस, जिसमें जो है हमारे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट हम नहीं कह सकते, राइट टू प्रॉपर्टी। देयरफॉर पार्लियामेंट कुड अमेंड और लिमिट दिस राइट। इसलिए आप इस राइट को अमेंड और लिमिट कर सकते हो। तो ये था हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लर्न कर लो एग्जाम्पल। 1978 में द 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया और ये एक हमारा लीगल राइट बन गया अंडर 300A। तो उससे पहले तक ये भी एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये एक नॉर्मल लीगल राइट बन गया था जिसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। Now, what is the difference now? Today, the right to property is a legal right, not a fundamental right. If the right is violated, person can approach Supreme Court under Article 32. They can seek protection under ordinary law through the courts. तो अगर फंडामेंटल राइट किसी का ख़राब होता है, किसी का हक, तो हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। बट अगर ये नॉर्मल राइट है, अगर किसी का जो है सफ़र होता है तो हम नॉर्मल कोर्ट जा सकते हैं।
तो ये सब फैसला कब हुआ? केशवानंदा भारती केस के बाद। नाउ DPSPs क्या है? DPSP मतलब है गवर्नमेंट का काम है वो वेलफेयर लाए, रेज करे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोशन लाए, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पीस लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, ठीक है, लोगों को मना करे कि वो लिकर कंज्यूम ना करे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे, स्लॉटर हाउसेस को जो है बंद करवाए, ये ठीक है, कौन से? जिसमें यूज़फुल कैटल का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत हो, ये काम है जो करने हैं, नॉन इंजस्टिसेबल राइट को हटाए, ठीक है, एडिक्वेट लाइवलीहुड सबको दे, इक्वल पे दे, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, राइट टू वर्क हो, हर बच्चे को काम मिले, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6, ये सब DPSP है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स भी होती है, जैसे DPSP है ना, इसी कुछ एज अ सिटीज़न हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारे को देती है गवर्नमेंट। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फुली कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग MCQ, उसके लिए नेक्स्ट चैनल को जाके विजिट करो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।